वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। अभी तक हम कुल मिलाकर के 14th ईयर का डेटा जो है ना वो कवर कर चुके हैं, यानी 14 वर्षों तक का जो डेटा है वो स्टडी कर चुके हैं। 1950 से स्टार्ट किया था और आज हम लोग 1963 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया इन 1963 इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं कि सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो क्या है। उसको देखने से पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि ये जो करंट ईयर हम लोग स्टडी कर रहे हैं 1963, इसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति के और हमारे जो नए राष्ट्रपति महोदय हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन चुन लिए गए थे और प्रधानमंत्री अभी भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो वर्ष 1963 में पूरे वर्ष भर इन्हीं दोनों लोगों के शासनकाल में देश जो है ना वो सुनियोजित होता रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि पहला जो घटनाक्रम है वो क्या है। जो पहली घटना है वो है सीबीआई की स्थापना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काफी महत्वपूर्ण संस्थान है भारत का, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। 1963 में इसकी स्थापना हुई। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो है ना इसका न्यू दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसके पहले मुखिया कौन थे, तो उनका नाम है डीपी कोहली। जो पहले चीफ थे सीबीआई के उनका नाम था डीपी कोहली। आपने एक संस्था सुनी होगी, अमेरिका में एक संस्था है जिसको एफबीआई कहते हैं। एफबीआई का मीन्स क्या हुआ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया था, उससे मिलते जुलते तरीके से काम करते हैं। पर याद रहे कि अधिकार क्षेत्र और पावर की बात करें तो सीबीआई की पावर और अधिकार क्षेत्र काफ़ी सीमित है। एफबीआई का के पास पावर ही बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा उनका कार्य क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा है, व्यापक तरीके से वो लोग कार्य करते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो इस सीबीआई से आते हैं एग्जाम में वो क्या है, जैसे कि सीबीआई को जो पावर है ना वो किस कानून से मिलती है, या इसका गठन जो है ना वो किस कानून के जरिए हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, इसके जरिए इसकी स्थापना की गई थी सीबीआई की, और इसी एक्ट के जरिए ही इसको पावर्स मिलती हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीबीआई से आ चुके हैं, तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसएसबी की स्थापना। आपने सुना होगा सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1963 में हुई है, यानी जिस वर्ष सीबीआई की स्थापना हुई उसी वर्ष एसएसबी की स्थापना हुई। दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके क्लब करके याद करोगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, एसएसबी की स्थापना उसी वर्ष हुई है जिस वर्ष सीबीआई की स्थापना हुई, यानी 1963 में। इस तरह से याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहे। क्या कार्य करता है, नाम से पता चलता है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये नेपाल और भूटान बॉर्डर पर तैनात रहती है, ठीक है। नेपाल और भूटान बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देती है, वहां पर तैनात रहती है। ये गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके अलावा एक चीज और समझ सकते हैं कि इसका निर्माण 1963 में ही क्यों किया गया। 1962 में चाइना से वॉर हुई थी और चाइना से वॉर होने के बाद हमें ये अंदाजा हो गया था कि हमें अपने बॉर्डरों को और ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा और ज़्यादा सुरक्षित करना पड़ेगा। आपको पता है कि नेपाल के साथ सीमा लगती है, नेपाल वैसे ही बफर स्टेट का काम करता है भारत और चाइना के मध्य में, तिब्बत के मध्य में बेसिकली। अब तो वो उस पर चाइना का कब्जा है, तो उस बॉर्डर को डिफेंड करना था। उसके अलावा भूटान से सटा हुआ जो बॉर्डर है उसको भी डिफेंड करना था। इन दोनों बॉर्डर्स की जो जिम्मेदारी है ना वो एसएसबी को सौंपी गई। आपको पता होगा कि भारत जो सरकार है ना, केंद्र सरकार, उसके द्वारा बनाए गए जो 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें से ये एक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे पुलिस बल जो है ना, हर एक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल होता है, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पुलिस बल हैं। उनकी कुल संख्या 7 है, उन 7 में से एसएसबी भी है। देखो एसएसबी सेना का भाग नहीं है, एसएसबी पुलिस का भाग है, तो ये याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है एसएसबी, ना कि ये सेना का हिस्सा है। मोटो की बात करें तो एसएसबी का मोटो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। ये इनकी लाइन रहती है, आप इनके लोगों पर भी लाइन देख सकते हैं, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली से ये पूरी संस्था ऑपरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं अफ्रीकी एकता संगठन। अचानक इसकी चर्चा क्यों है बताता हूं आपको। देखो OAU इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। 25 मई 1963 को इसकी स्थापना इथियोपिया में हुई। इथियोपिया के बारे में आप जानते होंगे, आदिस अबाबा इसकी कैपिटल है। और कुल मिलाकर के अफ्रीका के 33 राष्ट्रों ने संगठन को बनाया था, उस पर हस्ताक्षर किए थे। कालांतर में यही संगठन जो है ना ये अफ्रीकन यूनियन बना है 2002 में। अफ्रीकन यूनियन को जब से G20 का हिस्सा भारत में बनाया गया तब से इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अफ्रीकन यूनियन का जो मूल संगठन है उसका नाम है अफ्रीकी एकता संगठन। तो ये बहुत एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, इसको बार बार दिखाई पड़ता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। अफ्रीकन यूनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ना 1963 में, इसको बना लिया गया। उसके बाद इसने वर्क किया लगभग 2001 तक। इसके बाद 2001 में इसको भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया संगठन बनकर आया जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशन 1963, ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। ये बिल क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझ लेते हैं।
आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ईरान का जो काउंसलेट था ना सीरिया में, उस पर हमला कर दिया था। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कभी भी कोई भी कंट्री किसी भी काउंसलेट पर यानी जो दूतावास होता है उस पर हमला नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है? वो इसी कानून वजह से नहीं करता। ये कानून जो है ना वियना कन्वेंशन काउंसलर रिलेशंस एक्ट 1963, ठीक है। इस कानून में ये लिखा गया, इस कानून में सुनिश्चित किया गया था कि दो देशों के मध्य में चाहे कितने भी संबंध खराब क्यों ना हो जाएं, पर एक दूसरे के जो काउंसलेट है ना उन पर वो हमला नहीं करेंगे। जो राजदूत हैं एक दूसरे के यहाँ पर नियुक्त किए गए या किसी भी कंट्री पर जो राजदूत हैं उन पर कोई भी हमला नहीं करेगा, कितनी भी स्थिति खराब क्यों ना हो। तो ये जो कानून था ये 1963 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। पर आपने देखा होगा कि इजराइल ने अभी इस कानून को तोड़ दिया। उसके बाद में फिर स्कर्मिश हुई इजराइल और ईरान दोनों के मध्य में। तो याद रखिएगा, इसका मूल उद्देश्य था इस कानून को बनाने का कि किसी अन्य देश के राजनयिकों के विरुद्ध कार्रवाई को रोक देना, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना, केवल यही इसका मूल कारण था। काउंसलर संबंधों पर अगर हम बात करें, वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी इसमें दुनिया के लगभग देश जो है ना वो शामिल है ना। और ये जो दो राज्यों के बीच में जो काउंसलर है ना उनके संबंधों की रूपरेखा को परिभाषित करता है। इसका मतलब क्या है कि यानी काउंसलर जो है ना उनको कितना राइट मिलेगा, है ना, किस तरीके से उनको काम करना होगा किसी दूसरे कंट्री में रह करके, तो उसको लेकर के जो सारे नियम कायदे कानून है वो इसी एक्ट के जरिए फॉलो किए जाते हैं। तो वर्तमान समय में ये बहुत चर्चा में है। तो ये कानून एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बर्ड पीकॉक, ठीक है। आपको पता होगा कि 1963 में जो हमारा नेशनल बर्ड है वो पीकॉक को चुन लिया गया था, पीकॉक, ठीक है। पीकॉक को ही क्यों चुना गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पीकॉक जो है ना वो नेशनल बर्ड कब बना था। तो ईयर याद रखिएगा 1963। पक्षियों का राजा होने के कारण प्रकृति ने पहले से ही इसके सर पर एक कलंगी लगाकर भेजी। आप ये देख पा रहे होगे, यहाँ पर इसके सर पर जो है ना एक ताज जैसा ऑलरेडी लगा हुआ है। वैसे भी हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर, ये किस चीज़ का प्रतीक है, इसे क्यों अपनाया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया, उसका कारण ये चूंकि हमारे देश में ये माना जाता है, सरकार ये मानती है कि मोर सौंदर्य तथा अनुग्रह का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, ठीक है। भारत के अलावा हमारा जो पड़ोसी देश है ना म्यांमार, वहाँ पर भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पर इस मोर और उस मोर में थोड़ा सा फर्क है। मैंने जो लेक्चर करवा रखा है क्लास में नेबरिंग कंट्रीज, है ना, तो इसमें मैंने उस पक्षी को दिखाया भी था बोर्ड पर, उसके अलावा और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई भी थी। तो याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम ये है पावोक्रिस्टेटस, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वीमन इन स्पेस, यानी स्पेस में जाने वाली पहली महिला, उनका नाम है वेलेंटीना तारिशकोवा, ठीक है। व्लादिमीर तो ये रशियन नाम में सब जगह पर होता ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में रिपीटेड है, एक बार नहीं 10 बार का, बहुत बार आ चुका है। इनका जन्म वेलेंटीना तारिशकोवा का जो जन्म है वो 6 मार्च 1937 को हुआ था। रूसी इंजीनियर हैं, स्टेट ड्यूमा की सदस्य भी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके नाम पर कई सारी किताब हैं। क्या है कि ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली, विश्व की पहली महिला है। पहली रसिया नहीं केवल या सोवियत यूनियन नहीं, पूरे विश्व की पहली महिला थी, ठीक है। 1963 में वोस्तक 6 पर उड़ान भरी थी इन्होंने और अंतरिक्ष में ये गई थी, जाने वाली पहली महिला बनी। इसके अलावा 48 टाइम पृथ्वी की परिक्रमा इन्होंने करी। एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी रेलवे में क्वेश्चन दिखा था, वो ये है कि अकेले यानी सोलो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली एकमात्र महिला है दुनिया की। तो रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सोलो ट्रैवल करने वाली स्पेस में पहली महिला कौन है, तो उनका नाम है वेलेंटीना तारिशकोवा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो भी आपकी राय हो इस लेक्चर के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट।